क्या बात है, बहुत हमको अगली कड़ी में ले जाएं। इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूँ कुछ बातें करने के लिए। हमारे बीच आप सबको पता है कि बहुत ही खास शख्सियत, बहुत ही खास लोग मौजूद हैं और इन अहम लोगों का समय वक्त भी बहुत ही कीमती हुआ करता है। तो हमको तो पता है कि वक्त हर किसी का कीमती होता है। उस कीमती वक्त का सम्मान करते हुए मैं अब चाहता हूं कि बाकायदा तौर पर स्टेज पर बुला करके मैं आज के हमारे मेहमान खुसूसी, हमारे चीफ गेस्ट को स्मृति चिन्ह भेंट करके एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करें और उनका शुक्रिया अदा करें। इसके लिए मैं सबसे पहले आवाज देना चाहता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जेके वर्मा सर को कि प्लीज आप स्टेज पर आए और मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर आदर्श चौधरी जी से, एलपीसी इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सर डॉक्टर आदर्श चौधरी जी से मैं निवेदन करता हूं कि मार्गदर्शन करते हुए, और हमारे विद्यालय के मैनेजर सर मिस्टर अभिषेक वर्मा जी से निवेदन करता हूं कि हमारे मेहमान खुसूसी, हमारे चीफ गेस्ट का मार्गदर्शन करते हुए स्टेज पर लाएं। और हमारे वाइस प्रिंसिपल मिस्टर शैलेश वर्मा सर से भी निवेदन करता हूं कि आप स्टेज पर आएं और स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत और अभिनंदन के साथ शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने अपना कीमती वक्त, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम सबके बीच अपनी हाजिरी दी और हमारे इस मंच को, हमारे इस फंक्शन को, हमारे इस प्रोग्राम को गौरवान्वित करने का काम किया। डॉक्टर साहब स्टेज पर आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए, एक बार जोरदार तालियां। हमारा प्रोग्राम काफी बड़ा था। हम चाहते थे कि हमारे बच्चों को अवार्ड देने का काम भी डॉक्टर साहब करें, लेकिन सही बात यह है कि हमने सारी चीजें ऑर्गेनाइज की हैं। तो डॉक्टर साहब का जो समय इतना कीमती है, उस कीमती समय को समझते हुए हमको आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। अब मैं हमारे मैनेजर सर से और डॉक्टर आदर्श सर से निवेदन करता हूं कि स्मृति चिन्ह भेंट करके और शाल पहना करके हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत और अभिनंदन करें और शुक्रिया भी अदा करें कि उन्होंने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है कि जगत पब्लिक स्कूल की तरफ से सत्यमेव जयते का स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए इस मनोहक दृश्य के हम सब साक्षी बन रहे हैं, हम सब गवाह बन रहे हैं। ये सब हमारे लिए भी बहुत ही खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस अगली कड़ी में मैं चाहता हूं कि अपने अनमोल शब्दों से, अपने अमूल्य शब्दों से हम सबको गाइडेंस देने का काम डॉक्टर साहब करें। मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इनकी तारीफ में क्या ही कह सकता हूं। मैं बस 2 लाइनें कहता हूं कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। और इस शेर के साथ, इन लाइनों के साथ, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अमूल्य शब्दों से हम सबको गौरवान्वित करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम जगत पब्लिक स्कूल के संरक्षक श्री गांधी वर्मा जी, छोटे भाई अभिषेक वर्मा जी, आदर्श चौधरी भैया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे मुख्य अतिथि जैसे बड़े भारी भरकम शब्द वाले पद के लायक समझा और मुझे यहाँ बुलाया है। एक बार धन्यवाद आप लोगों का। जब बच्चों के बीच में होता हूँ तो मुझे अपने दिन याद आते हैं कि हमने क्या किया था, क्या हुआ था, और अब के बच्चे में क्या अच्छाइयाँ हो रही, क्या बुराइयाँ हो रही। मोटा मोटा अगले 2-3-4 मिनट में मैं यही बताऊँगा, कोशिश करूँगा जितना मेरी क्षमता है। अभी यहाँ पे बोर्ड
कि परीक्षाएं वाले मतलब जो 10वीं 12वीं भी हुआ है नहीं हुआ भैया अभी? मतलब 10th के बच्चे यहाँ पे बोर्ड वाले आ चुके हैं। जी जी। तो जब बोर्ड आता है तो उसके 1 महीने पहले से हमारे अस्पताल में माता पिता और बच्चों की बाढ़ सी आ जाती है। तो रोज़ 2-4 माता पिता अपने बच्चों को लेके आते हैं कि बच्चा हमारा सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है, बड़ा टेंशन में आ रहा है, रो रहा है, बिटिया रो रही है, नींद नहीं आ रही है। तो मैं सोचता हूँ ऐसा क्या हो रहा है भाई जो अभी अचानक ऐसा हो गया। और हर साल होता है ये। तो मैं कुछ चीज़ें सोच पाता हूँ और जो आता है मैं उनको सलाह दे पाता हूँ कि क्या किया जाए ताकि अगली साल अगला बोर्ड ऐसा ना हो। तो बच्चों को जब पढ़ाई जाती है तो मैं 4-5 पिलर जानता हूँ कि अगर उसको फॉलो करें बच्चे, और मेरा बच्चों से तात्पर्य सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं, हम लोग जब गार्जियन बनते हैं तो बच्चों को ज्ञान देते हैं और गार्जियन उसको फॉलो नहीं करते हैं। बच्चा वही बनता है जो हम हैं एज ए गार्जियन। तो आप कितना भी उसको समझा लें वो वही करेगा जो आप कर रहे हैं। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो पहला 4-5 पिलर में जानता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम अनुशासन। स्कूलों में अनुशासन सिखाया जाता है, बच्चे यहाँ सब बहुत अनुशासित रहते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं आप लोग देखते हैं सड़क पे क्या माहौल है। हमारे जो किशोर हैं या 20-25 साल के नौजवान हैं वो क्या अनुशासन का पालन कर रहे हैं सड़क पे। तो अनुशासन जब तक उनको घर से नहीं सिखाया जाएगा, और अनुशासन का मतलब सिर्फ डांटना फटकारना, डांट के समझा देना कि इधर बैठो वो खड़े हो जाओ, ये नहीं होता है। अनुशासन का मतलब होता है कि हर व्यक्ति वो करे जिसकी उसे उम्मीद की जा रही है। ये उम्मीद माता पिता से भी होती है, बड़े भाई से भी होती है, छोटी बहन से भी होती है, भाभी से भी होती है। हम गड़बड़ यहाँ कर देते हैं, हम अपने छोटों से उम्मीद लगे रहते हैं कि तुम जो है वही करो जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो वही करूँगा जो मैं चाह रहा हूँ। ये गड़बड़ हो जाता है। तो मेरा स्कूल के जो शिक्षक हैं, माता पिता गार्जियन हैं, उनसे एक विनम्र अनुरोध करूंगा कि अनुशासन शब्द को समझें और कोशिश करें कि घर में ऐसा वातावरण रहे कि जहां सबको उनके हिसाब से व्यवहार करने की छूट हो, लेकिन वो व्यवहार करने की छूट पता होनी चाहिए किस लिमिट में किसके लिए है, और ये सबके लिए है। फिर पढ़ाई की बात आती है। बच्चे पढ़ते हैं, जब एग्जाम आया तो कुछ 10-12 घंटे 12 घंटे पढ़ लेते हैं, बाकी टाइम क्या होता आप लोग जानते ही हैं। इसका मैं जो तरीका बच्चों को बताता हूँ, बेटा विल पावर या दृढ़ इच्छा शक्ति, ये समझ लीजिए कि आती है, थोड़ा देर रहती है, फिर ये चली जाती है। कितना भी आप प्रण कर लीजिए कि मैं कल से 5 घंटे 8 घंटे 15 घंटे पढ़ूंगा, ये अगले कुछ दिनों तक पालन होगा, फिर उसके बाद नहीं होगा। इससे बचने का तरीका कि हम नियमित रूप से कोई काम करते हैं। मैं कहता हूँ रोज वापस आना, मतलब अपने दिनचर्या में आपको वो चीज़ लानी होगी। आपको पढ़ाई लानी है तो आप एक प्रण बनाइए कि हम इसको रोज करेंगे। इससे मतलब नहीं मेरा मन आज पढ़ने कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे मतलब ही नहीं है। उस इच्छा शक्ति की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें रोज किताब लेके बैठ जाना है, इस समय से इस समय तक। ये अगले कुछ महीनों तक करते जाइए, फिर आपको पढ़ने के लिए अलग से विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप रोज वापस आएंगे तो आपका दिमाग, जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, उठते हैं तो शायद किसी को छोड़ना पड़ता हो कि मुझे ब्रश करना है, हम जाते हैं ब्रश करके चले आते हैं। हम कुछ सोचते और रहते हैं, हमने ब्रश कर लिया। अगर वैसा भी हम पढ़ाई साथ कर लें, हम उठें, जो हमारा टाइम फिक्स है, हमारी दिमाग वहीं जाए, किताब उठ जाए, उसके बैठ जाए हम, तो फिर आपको इच्छा शक्ति की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो पहला अनुशासन, दृढ़ इच्छा शक्ति, और रोज़ वापस आना बिना ये सोचे कि मेरा मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चौथा एक जो पिलर में बताता हूँ लोगों को, हार स्वीकार करना सीखना। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं जब वो कंपटीशन में फेल होते हैं
कोटा से आए हुए बच्चे या लखनऊ से आए हुए बच्चे या बोर्ड परीक्षा में कम नंबर आए हुए बच्चे, या हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि बच्चे आजकल आत्महत्याएं कर रहे हैं, और सरकार भी इस पर बहुत मतलब चिंतित है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले भी हम लोग तैयारी करते थे, तो ऐसा क्या हो गया। तो आज के बच्चे हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आज के बच्चे हार स्वीकार करना नहीं सीख रहे हैं। वो हमें अपने बच्चों को हार स्वीकार करना भी सिखाना है कि सब दिन आपका नहीं होगा, हर दिन आप जीत नहीं सकते हैं, हर दिन आप वो नहीं कर सकते जो आप चाहते थे, हर दिन आपके हिसाब से नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ लोगों को, गेम खेलना, स्पोर्ट्स खेलना। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको हारना सिखाता है कि आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हों, आप हारेंगे, ज़्यादातर हारेंगे। कुछ दिन ऐसा होगा जब आप जीतेंगे, लेकिन ज़्यादातर आप हारेंगे। तो धीरे धीरे आपका दिमाग हार को स्वीकार करना सीखता है। जब आप हार स्वीकार करना सीखते हैं तभी आप दोबारा उठ के खड़े होते हैं। कंपटीशन में फेल हुआ बच्चा, अच्छे नंबर न लाया हुआ बोर्ड में बच्चा, दोबारा जब तैयारी करता है तो अगर उसने सीखा है अपने हार से, उसने दोस्ती कर ली, भाई मैं हार गया, अगली बार में इससे बेहतर करूंगा, तभी वो बेहतर कर पाता है। अगर वो निराश हुआ, दुखी हुआ, गुस्सा हुआ, समाज के दबाव में टूट रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होने की संभावना कम है। और प्लस ये जो हम लोग दुख भरी खबरें सुनते हैं, इनके चांसेस और ज़्यादा हैं। तो बच्चों को स्पोर्ट्स खेलना भी आना चाहिए पढ़ाई के साथ। ठीक, सबसे आखिरी बात जब मैं कहता हूँ, एक और मैं मरीज देखता हूँ जिसके मोबाइल, आजकल मोबाइल बहुत ही अच्छा और बुरा साधन है। हर बच्चे के हाथ मोबाइल है। अब तो कोरोना के बाद से सबकी क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, तो हर बच्चा मोबाइल यूज़ करना सीख गया है। मोबाइल प्रयोग और मोबाइल एडिक्शन, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होना चाहिए कि इस छोटे से ज़िले में हर महीने हम लोग 15 से 20 मरीज मोबाइल एडिक्शन के देखते हैं। बच्चे मोबाइल एडिक्शन, जिनको मोबाइल की लत लग गई है, मोबाइल छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके माता पिता ले आते हैं। ये बड़ा अजीब लगता है इस छोटे से जनपद में, जहाँ हम लोग एक सबसे उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़े जिलों में हम लोग एक हैं और बहुत आगे नहीं हैं, फिर भी हम लोग इसमें इतना हो रहा है बच्चे मोबाइल के लती बन रहे हैं। जब ऐसे माता पिता मेरे पास आते हैं तो उनकी मैं दिनचर्या पूछता हूँ, आपकी दिनचर्या क्या है, आप मोबाइल दिन में कितना यूज करते हैं। तो ये पता लगता है उनको पता ही नहीं है कि वो भी मोबाइल के लती हो गए हैं। उनको भी नहीं, माता पिता को नहीं पता कि आप भी मोबाइल के लती हो गए हैं। तो मैं कहता हूँ घर जाइएगा तो घर जाके एक प्रयोग करिएगा अपने आप से कि 24 घंटा मोबाइल हम प्रयोग नहीं करेंगे, मोबाइल हम साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ करके रख देंगे। और ये देखिएगा कि 24 घंटे आपके कैसे बीतते हैं, कितने बार आपके मन में ख्याल आता है मोबाइल यूज करने का, नोटिफिकेशन देखने का, फेसबुक देखने का, व्हाट्सएप देखने का, या कितनी बार आप फेल हो गए, नहीं अब हम ऑन करके देख ही लेते हैं एक बार कि क्या मैसेज आया है, किसने ज़रूरी कॉल कर दी है। तो वास्तव में ज़्यादातर लोग इस प्रयोग में फेल ही होते हैं। तो मैं कहता हूँ साहब, जब आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं तो आप बच्चे से उम्मीद कैसे कर पा रहे हैं कि बच्चा रोक लेगा। बच्चे का अभी जो दिमाग है, ये किशोर बच्चे हैं, किशोर बच्चों का दिमाग अभी इतना विकसित नहीं हुआ कि अपना अच्छा बुरा सोच सकें। अभी उनमें अगले 10 साल तक शायद ऐसा ना हो पाए। तब तक हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि उनको इसके दुरुपयोग से बचाएं। कैसे बचाएं? कि पहले आप अपना मोबाइल यूज़ करना कम करिए, अपना मोबाइल प्रयोग करना कम करिए। अपने घर में नियम बनाइए कि हमारे घर में मोबाइल फोन इतने बजे से इतने बजे तक ही प्रयोग होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ भी फेल हो जाते हैं, नहीं करते हैं लोग। अगर आप लोग सोचें समझें तो आप करके देखिएगा ये प्रयोग क्या होता है। लेकिन अगर ऐसा कर पाए तो वास्तव में अपने बच्चे को एक अच्छा और मोबाइल कम दुखी करने वाला साधन बन के उभरेगा। अगर ऐसा कर लिए तो कम से कम मैं अपने घर में ये
प्रयोग करता हूँ तभी मैं आपसे कह पाता हूँ। मेरे घर में बच्चों के सामने कोई मोबाइल नहीं देखता है, कोई फेसबुक नहीं देखता है। बच्चों का टाइम है 10 मिनट, उसी टाइम में हम भी देखेंगे, उस टाइम वो भी देखेंगे, उसके बाद कोई मोबाइल नहीं। माफ़ी चाहूँगा, कुछ समस्याएं थी। हाँ, तो मैं कह रहा था अगर ये मोबाइल का प्रयोग हम खुद कर पाए एज ए गार्जियन तो हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। तो ये 4-5 मैं सलाहें देता हूँ अपने गार्जियंस को जो मेरे पास आते हैं, और मैं यही सलाह आप लोगों को भी दूंगा जितनी मेरी। अगर इनमें से कुछ सलाहें बच्चे और गार्जियन मान पाएँ तो मुझे लगता है कि उनके जीवन स्तर में, पढ़ाई में कुछ ना कुछ तो सुधार अवश्य होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। फिर से एक बार धन्यवाद जगत पब्लिक स्कूल परिवार का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। ये होती है बड़े लोगों की बड़ी बातें, इतने सारे एक्सपीरियंसेस अपने अंदर समेटे और अपने बहुत ही ज़्यादा कीमती शब्दों से, अल्फाज से हम सबको गौरवान्वित कर रहे थे, गाइड कर रहे थे। मैं पूरे जगत पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से एक बार फिर से हमारे माननीय मुख्य अतिथि जो वाकई में इन शब्दों के काबिल है, मुझे लगता है ये तो उनकी जर्रा नवाजी है, खाकसारी है कि सर ने कहा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बड़े अलकाबात दे दिए, लेकिन जिस तरह से एक एक लफ्ज एक्सपीरियंसेस से भरपूर, तजुर्बात से भरपूर हमारे सामने सर ने पेश किए, मुझे लगता है कि हमारे आसपास की हर एक बेसिक नीड्स, बुनियादी जरूरियात, हमारे बीच फैली हुई बुराइयां, उन सबको अपने इस स्पीच में सर ने बहुत ही महारत के साथ और बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही सुलझी हुई आवाज और लहजे में यहाँ पर प्रस्तुत किया। एक बार फिर से मैं पूरे जगत पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपना कीमती समय निकालने के लिए। और एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे आज के मुख्य अतिथि के लिए, जोरदार तालियां।